If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of circulatory system in humans. So इस पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. इसके बाद इसी पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ आवर ब्लड, मतलब ब्लड का जो ग्रुप होता है उसका टाइप्स पढ़ेंगे. देन लिम्फेटिक सिस्टम है. देन ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा. पर बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ समथिंग अबाउट अ वेरी न्यू कोर्स दैट इज़ मैथ्स मास्टरी लॉन्च्ड बाय मी. सो मैथ्स मास्टरी बच्चों एक कोर्स है, बेसिकली मैथ्स के ऊपर ये कोर्स है फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स. इस कोर्स में क्लास 8 के हर एक चैप्टर्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को डिटेल्ड वे में फंडा एज वेल एज प्रॉब्लम समझाया जा रहा है. हम लोग इस कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई फॉलो 2 to 3 बुक्स. उसी बुक्स में मिला जुला के मैं बहुत सारे नंबर्स बनाती हूँ एंड देन ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं बच्चों को वो सब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ. उसके बाद हम लोग बाद में क्वेश्चंस भी देते हैं बच्चों को, जहाँ पर बच्चे लोग सॉल्व करके मुझसे फेसबुक पे अपना डाउट्स क्लियर करते हैं. सो बच्चों अगर आप लोगों को नहीं पता एनीथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं. अगर आपको भी मैथ्स मास्टरी में इंटरेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो आप लोग मैथ्स मास्टरी में अभी जाके एनरोल कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. हमारा हार्ट कभी कभी क्या है ना, एबनॉर्मल काम करता है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करता, नॉर्मली नहीं करता. अगर वो नॉर्मली नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रहा है हार्ट का. सो बच्चों हमारा जो हार्ट है वो अलग अलग रीजंस की वजह से ना बेसिकली एबनॉर्मली फंक्शन करता है. मतलब बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा हार्ट ढंग से काम नहीं कर पाता है. ठीक है, बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसमें, या तो हम लोग के हार्ट में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर हार्ट से आप लोग पढ़े हो ना बहुत सारे नस जाते हैं, ग्रेट वेजल्स, उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. बेसिकली वो जो कोरोनरी वेजल्स था उसमें कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती है, जिसकी वजह से ना हम लोगों को या तो हार्ट अटैक आ जाता है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है. सो बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पर. बेसिकली 3 ही प्रॉब्लम दिया है, तो हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे. सो नंबर 1 इज पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन होता है दिल का जोर जोर से लाइक धड़कना, उसको हम लोग बोलते हैं पैल्पिटेशन. सो बच्चों पैल्पिटेशन के लिए यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स एज इफ हिज हार्ट इज बीटिंग टू फास्ट, स्किपिंग अ बीट और फ्लटरिंग. मतलब ऐसे ही लगता है कि एकदम जोर जोर से दिल एकदम धड़क रहा है, धक धक, मतलब बोलते हैं ना, बहुत जन बोलते हैं मेरा धड़कन बढ़ रहा है, लाइक बहुत जोर जोर से धड़कता है अचानक से. ठीक है, आप कोई दूसरे वे में मत ले लेना. ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं पैल्पिटेशन. तो ये कंडीशन होता है जिसमें हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो नॉर्मली बीट नहीं करता. ठीक है, हमारा हार्ट नॉर्मली बीट नहीं करेगा, मतलब या तो बहुत फास्ट फास्ट वो बीट करेगा, या फिर वो 1-2 बीट स्किप कर देगा, या फिर एकदम फ्लटर करेगा, मतलब जोर जोर से धड़केगा. तो वो इंसान को ना वो पैल्पिटेशन फील कहाँ होता है पता है, उसके चेस्ट एरिया में होता है, थोड़ा गला तरफ, थ्रोट तरफ, नेक तरफ, वहाँ भी वो फील कर सकता है वो पैल्पिटेशन. और ये होता क्यों है? सो बच्चों ये जो पैल्पिटेशन होता है ये बेसिकली या तो एंजाइटी की वजह से हो सकता है हम लोगों को, या फिर कुछ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से. मतलब कोरोनरी का मतलब आप लोग पढ़े हो ना, वो जो वेजल्स होते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, वो लोग ये मिला के कोरोनरी वेजल्स बनाते हैं. तो शायद उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है वो नस में जो कि हमारे हार्ट को खून देता है. ठीक है, उसमें या तो कुछ डिफेक्ट होगा बोल के हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से बीट नहीं कर पाता है. या फिर कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कुछ ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हम लोगों को पैल्पिटेशन होता है. इसीलिए डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए. तो पहला डिफेक्ट तो हो गया बच्चों, पहला एबनॉर्मल फंक्शनिंग क्या हो गया, पहला हो गया पैल्पिटेशन. दूसरा कार्डियक अरेस्ट. देखो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक का मतलब आपको पता है हार्ट को ही हम बोलते हैं ना. कार्डियक जहाँ वर्ड यूज़ आया, जहाँ भी आप लोग वर्ड देखे कार्डियक, दैट मीन समझ जाना कि हार्ट का बात हो रहा है. अब ये क्या होता है, इट इज़ द सडन स्टॉपिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेजल्स. देखो बच्चों कहाँ है पेपर, देखो जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो आप लोग पढ़े हो ना कि हमारा हार्ट के मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पढ़े हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है. तो बच्चों दिस इज द सडन स्टॉपिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोग का हार्ट जैसे कि नॉर्मली काम कर रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कभी कभी सडन वो रुक जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना वो रुक जाएगा, समझ रहे हो? स्टॉपिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, वो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा अचानक से। क्यों रुक जाता है? ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेजल्स, कोरोनरी आर्टरी। एक तो नस होता है जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। ये नस क्या करता है, हार्ट के वॉल को ना अच्छा खून देता है, प्योर ब्लड देता है। प्योर ब्लड हार्ट को भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो हार्ट को जो अच्छा ब्लड कौन सा नस देता है? कोरोनरी आर्टरी देता है, और बोलता है ले तू आराम से ले और मस्त से तू काम कर। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है ना, ये जो नस है ये नैरो हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। अगर पतला हो जाएगा तो कहाँ से ढंग से खून जा पाएगा? एकदम पतला हो जाएगा तो हार्ट को ना प्रॉपर तरीके से खून नहीं मिल पाता है बच्चों। समझ में आया? हार्ट को खून नहीं मिल पाता है तो ये नस एकदम पतला हो जाता है। मतलब जैसे कि आप लोगों के घर में पाइप होगा, पाइप एकदम नया नया पाइप रहता है तो मस्त पानी फ्लो करता है एकदम प्रेशर से। लेकिन देखना यूज़ के बाद क्या होता है, वो पाइप में ना वो काई जम जाती है, वो ग्रीन ग्रीन होता है ना, देखना काई जम जाता है पूरा। जब काई जम जाता है तो उसका जो होल होता है, वो जो पैसेज होता है एकदम पतला हो जाता है, एकदम धीरे धीरे पानी आता है। तो हम लोग की जो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये एकदम नैरो क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर में या तो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, जैसे कि ये नस है, थोड़ा मोटा बना देते हैं यहाँ पर, या तो इसके अंदर में ऐसे कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा इसकी दीवार में, या तो कैल्शियम जम जाएगा। मतलब ऐसे पूरा लेयर जम जाता है ऐसे। अगर जम गया तो अब देखो तो कितना जगह बचा खून जाने के लिए, कितना जगह बचा। किसी किसी का तो इतना ब्लॉक हो जाता है बच्चों कि वो मर भी जाता है, फट से उसका खत्म, कहानी खत्म हो जाता है ऐसे एकदम। अब कितना जगह बचा? बहुत कम जगह बचता है। ओके, सो ये आर्टरी एकदम नैरो हो जाता है, जिसकी वजह मतलब इसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन आता है कि कोरोनरी आर्टरी हम लोग का पतला क्यों हो जाता है, वो नस पतला क्यों हो जाता है? ऐसे बच्चों बहुत जन का होता है, मैं तो कितने जन का सुनी हूँ। डॉक्टर बताता है ब्लॉकेज है करके, ठीक है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, क्या वो नस में जम जाता है अंदर अंदर में। इसकी वजह से हार्ट को ना ढंग से सप्लाई नहीं मिल पाता है ब्लड का। देखो मैं लिखी हूँ यहाँ पर, इसकी वजह से ना हार्ट में जो अच्छा खून जा रहा था अब वो बहुत ना के बराबर पहुँचता है या फिर पहुँच ही नहीं पाता है, और उसका हार्ट बीट होना बंद हो जाता है। इसीलिए वो इंसान फट से ऊपर पहुँच जाता है। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा तेल घी ये सब नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो बच्चों क्या हो सकता है, अभी जो आप लोग पढ़े ना कार्डियक अरेस्ट, वो हो सकता है। इसलिए ज़्यादा मत खाओ, खाओ पर कम खाओ, लिमिटेड खाओ, घर का खाना खाओ। ऐसे बाहर का फास्ट फूड ये सब खाओगे ना, ऐसा कोलेस्ट्रॉल जमेगा। अब मेरे रिलेशन में है एक जिनका इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, इतना भयंकर बढ़ गया था कि डॉक्टर ये बोल दिया था, मतलब वो एक तो वो इंसान एकदम फैल गया था, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था उनका नस में पूरा, मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना पूरा जम गया था। डॉक्टर बोल दिया था कि यार अपना शरीर का वजन कम करो अदरवाइज़ दिक्कत होगा। तो वो इंसान 4-5 साल पहले का बात है, वो अपना शरीर का वजन कम किया और अभी तक वैसे ही मेंटेन है, और अभी एकदम अच्छे तरीके से वो है। वरना उसको बहुत दिक्कत हो रहा था सांस वांस लेने में भी, क्योंकि हार्ट बीट रुक जाता है ना, मतलब वो धीरे हो जाता है। ठीक है, तो मेन टाइम पे सही समय में उसको पता चल गया था। ठीक है, अब थर्ड है बच्चों हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर, ये तो भाई सबका रहता है ना ब्लड प्रेशर बीपी हाई, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म उसके लिए यूज़ होता है हाइपरटेंशन। तो ये भी सोचो सोचो, ये भी वो हार्ट से रिलेटेड होता है। क्या होता है ना, इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉज ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एट्रियोल्स विच क्रिएट्स डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ ब्लड। जो आर्टरीज होता है हमारा, वही ना आगे जाके एट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे नस नस नसी है, वो लोग कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो एट्रियोल्स है ना, ये आर्टरीज ही होता है। आर्टरीज फर्दर एकदम अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, पतला 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 ब्रांचेस में, फिर वो और पतला होकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एट्रियोल्स आर्टरीज से बना हुआ है, ठीक है। तो वो लोग कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है ऐसे एकदम सिकुड़ जाते हैं, पतले से हो जाते हैं। अगर पतला हो गया एट्रियोल्स तो कहाँ से ब्लड फ्लो कर पाएगा? क्योंकि हम लोग पढ़े आर्टरीज अच्छा ब्लड, प्योर ब्लड को वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है। पर अगर ये एट्रियोल्स एकदम नैरो हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी। ठीक है, उस चक्कर में ना क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। नाउ अब इससे क्या होता है, बेसिकली ऐसा होने से हार्ट डिजीज़ में बहुत चांस होता है, किडनी डिजीज़ में भी चांस होता है, मतलब रिस्क होता है किडनी का बीमारी होने का, किडनी फेल होने का, हार्ट का लाइक कुछ भी हो सकता है हार्ट में, डायबिटीज़ हो सकता है एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ये चीज़ सही बात है, ये सब होता है। आप लोग सोचोगे ब्लाइंडनेस कैसे होता है, तो बच्चों होता है धीरे धीरे करके ना, एक बार में ब्लाइंडनेस नहीं होगा, धीरे धीरे करके जब कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है ना, तो इंसान को दिखना बंद हो जाता है। मतलब उसको सब चीज़ पहले धुंधला धुंधला दिखेगा,
कुछ ऐसा समय आता है कि उसको आँख खोला हुआ रहेगा बट उसको दिखेगा नहीं ढंग से। पर वो कंडीशन कब होता है ना, जब इंसान को मल्टीपल चीज़ हो जाता है, हार्ट का भी बीमारी, किडनी भी हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है, तब जाके वो ब्लाइंडनेस वाला चीज़ वो इंसान में होता है। बेसिकली मैं जो देखी हूँ लोगों को, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है? और किसी को पहले हो जाता होगा, आई डोंट नो, बट मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ वही है, ठीक है? तो बस को याद रख लेना आप लोग। नाउ ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो बच्चों, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग पहले पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लोग पढ़े हो, जब एक इंसान दूसरे इंसान को ब्लड देता है, बस उसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। या फिर कोई आप किसी से ले रहे हो ब्लड, दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक तो बॉटल आप लोग दूसरा इंसान को बॉटल पकड़ा दिए उसको बोलोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं। एक इंसान के बॉडी से खून जा रहा है दूसरे बॉडी के इंसान में, दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग टीवी में देखे होगे या फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस आपका होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी भी होता है तो डॉक्टर पहले अपना सामने वाला का ब्लड ग्रुप पूछता है, ठीक है, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। क्यों पूछता है? क्योंकि बिना मैच किए अगर हम किसी में भी अपना खून देते हैं, किसी को भी, तो सामने वाला मर भी सकता है। समझ में आया? तो ये एक तो प्रोसेस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन उसको मैच करके ही ट्रांसफर किया जाता है। इट इज डन आफ्टर प्रॉपरली मैचिंग द ब्लड टाइप ऑफ द डोनर एंड द रिसिपिएंट। डोनर का मतलब जो देगा, सपोज मैं किसी को ब्लड दूंगी तो मैं डोनर हो गई, और जिसको दे रही हूँ वो रिसिपिएंट हो गया। समझ में आया ना? तो दोनों का ब्लड को मैच करके ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ओके, अब ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ब्लड ग्रुप क्या होता है? अब ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लो कि हमारे खून में ना कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा खून है, तो हमारे खून में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं एंटीजन, टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि मैं टेढ़ा लिख रही हूँ। एक प्रोटीन होता है एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडीज़, ठीक है? तो हमारे खून में, हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन, ये लोग प्रोटीन ही है, प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है? उसी के हिसाब से एंटीजेंस कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं है, उसी हिसाब से हमारा ब्लड को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। ऐसे तो अलग अलग और भी टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, पर वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उसी हिसाब से, उसी को ध्यान पे रखते हुए, मतलब बेसिकली एंटीजन का बात कर रही हूँ, ब्लड में एंटीजन कौन सा है कौन सा नहीं है, उसी हिसाब से, उसी का प्रेजेंस और एब्सेंस को देखते हुए हमारे ब्लड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है? एंड RH प्लस एंड RH नेगेटिव, ये भी 2 चीज़ें, उसको आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। आगे जाके मतलब घर के आगे जाके नहीं रे, वीडियो में आगे पढ़ोगे। धूप आ रहा है मस्त वाला। ओके, तो बच्चों सबसे पहले देखो एंटीजेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना। एंटीजेंस क्या होता है? मैं आप लोगों को पहले ही बोल दी, एंटीजेंस बच्चों प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि ना, जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, उसी की सतह में, मतलब सरफेस में, ऊपर ऊपर में ये लोग तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। समझ में आया? आरबीसी के ऊपर ऊपर में ये लोग फ्लोट करते रहते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज ये लोग भी प्रोटीन टाइप ही होते हैं बच्चों, पर ये लोग आरबीसी में नहीं, ये लोग ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। समझ में आया? एक पाया जाता है प्लाज्मा में, एक पाया जाता है आरबीसी के ऊपर ऊपर, मतलब आरबीसी में वो तैरता रहता है। सो ये 2 प्रोटीन है जो हमारे खून में पाए जाते हैं, एक हो गया एंटीजन, एक हो गया एंटीबॉडी। क्वेश्चन आता है एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग लिखोगे ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? ऑन दिस, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है? अब एंटीजेंस 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी। वैसे ही एंटीबॉडी भी 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी, मतलब ये जो प्रोटीन्स है ये लोग 2-2 टाइप के हैं। एंटीजेंस जो प्रोटीन है वो होता है एक ए टाइप, एक होता है बी टाइप। सिमिलरली एंटीबॉडी भी होता है ए टाइप एंड बी टाइप, ठीक है? अब ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस, मतलब बेसिकली एंटीजेंस को ध्यान पे रखते हुए हमारे ब्लड को 4 कैटेगरी में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ए कहाँ गया? ए बी, ए बी एंड ओ, ये 4 टाइप होता है बच्चों ब्लड का। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी, एंड लास्ट वाला जो है यहाँ पर वो है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है? तो ये 4 नाम आप लोग सुने होंगे, और आप लोगों का भी कुछ कुछ होगा, लाइक किसी का ए होगा, किसी का बी होगा। आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में आपका क्या है। मेरा तो बच्चों ए पॉजिटिव है, ठीक है? आप लोग अपना बताना आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है। ओके, देन अब देखो, सो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। अब बच्चों मैं आप लोगों को बोली ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ व्हाट, एंटीजन के हिसाब से ही इसका कैटेगराइज किया गया है इसको। तो अगर किसी का ब्लड में
देखा गया, सपोज किसी का ब्लड देख रहे हैं और उसमें उन लोग एंटीजन को उनको ए मिला, क्या मिला, ए मिला एंटीजन, ठीक है। अगर किसी का ब्लड में एंटीजन ए मिला तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, इसको ऐसे ही याद रखना, समझ में आया। अगर किसी का एंटीजन ए मिला है ब्लड में तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अगर किसी के बॉडी में, बॉडी नहीं, अगर किसी के ब्लड में, ठीक है, बी एंटीजन मिला, कौन सा बी, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, समझ में आया। अगर किसी के खून में होता है, किसी किसी के खून में सिर्फ ए मिलेगा, किसी किसी में सिर्फ बी वाला मिलेगा एंटीजन, किसी किसी में दोनों मिलता है, सोचो दोनों रहते हैं वहां पर, मिल बांट के रहते हैं दोनों, ठीक है, तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, दोनों एंटीजन है तो ए बी, क्योंकि एंटीजन के हिसाब से ही ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों एंटीजन दिख रहे हैं खून में तो ब्लड ग्रुप ए बी। लेकिन अगर एक भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो बच्चों ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ, ठीक है। तो एंटीजन का याद रखना। अब एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन का पूरा उल्टा होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है ना, तो मेरे में एंटीजन पक्का ए दिखा होगा, इसलिए डॉक्टर मुझे बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अब जो एंटीजन होता है उसी का उल्टा होता है एंटीबॉडी, याद रखना। अगर मेरे में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, उसका उल्टा ए, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स एंटीजन दोनों पाया गया है ए एंड बी, इसीलिए तो ए बी हुआ ना ब्लड ग्रुप, है कि नहीं। और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा, दोनों ऑपोजिट होते हैं। एंटीजन अगर दोनों है ए एंड बी तो यहाँ पर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। और ब्लड ग्रुप ओ में आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी एंटीजन नहीं पाए जाते, ना ए दिखता है ना बी दिखता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप का नाम पड़ गया ओ, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, ए एंड बी दोनों है, समझ में आया। ये चीज़ को याद रखना बच्चों। एंटीजन्स और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए तो यहाँ ऑपोजिट है। अगर यहाँ पर बी होगा तो यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा तो यहाँ बी होगा, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। इफ ब्लड विथ ऑपोजिट एंटीजेंस आर ट्रांसफर्ड, अगर ब्लड जिसमें एंटीजेंस उल्टे उल्टे हैं, ऑपोजिट एंटीजेंस है, एंटीजेंस का बात हो रहा है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए कहाँ गया, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरा ब्लड किसी और को दे दिए जिसका एंटीजन अलग है। तो अगर सपोज बी वाले को दिए तो बी वाले का एंटीजन अलग है, तो मेरा एंटीजन और सामने वाला मैं जिसको ब्लड दी उसका एंटीजन अलग है कि नहीं है, अलग है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है अगर ऑपोजिट एंटीजेंस, उल्टा उल्टा एंटीजेंस वाले लोगों के बीच में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, अगर ब्लड ट्रांसफर होता है, द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट विल अटैक द डोनेटेड ब्लड। तो एंटीबॉडी जो होगा ना रेसिपिएंट का, जो मेरे से ब्लड लिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, डोनेटेड ब्लड, मेरा खून अगर वो सामने वाले के इंसान के बॉडी में जाएगा तो मेरा जो खून है जो उसकी बॉडी में गया है, सामने वाला क्या करेगा, उसका जो एंटीबॉडी है उसको अटैक कर देगा और बहुत दिक्कत कर देगा। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे उल्टा करके कर दें क्या। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे में एंटीजन है ए और एंटीबॉडी क्या है, बी है, ठीक है। अब किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या है, बी, और एंटीबॉडी क्या है बच्चों, एंटीबॉडी ए है, ठीक है। सपोज अब दूसरा अलग अलग जो एंटीजन वाले खून होते हैं, सपोज बिना मैच किए खून दे दिए अलग अलग एंटीजन वाले, मेरा एंटीजन ए था, मैं दे दी बी वाले को, ठीक है, एंटीजन अलग अलग आ गया। अब एंटीजन अलग अलग आ गया तो दिक्कत होगा बच्चों, एक जैसा ही एंटीजन होना चाहिए, अलग अलग आने से दिक्कत होता है, ठीक है। एंटीजन ए है मेरा, मैं बी वाले को ब्लड दी तो मेरा खून में एंटीजन ए था, वो गया उस सामने वाले की बॉडी में जिसका एंटीजन है खून में बी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब ये जिसको मैं खून दी हूँ, इसमें कौन सी एंटीबॉडी है, इसकी एंटीबॉडी ए है, ठीक है। यहाँ पर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कौन है यहाँ पर, ये है ब्लड ग्रुप बी वाला जिसको मैं खून दी हूँ, उसका एंटीबॉडी क्या है, उसमें एंटीबॉडी होगा ए। तो इसका जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, अटैक करेगा डोनेटेड ब्लड को। ये क्या करेगा, अभी इसकी बॉडी में मेरा खून आया है तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ये इसको अटैक कर देगा, क्योंकि एंटीबॉडी जो ये वाला ए है वो यहाँ पर ये ए ग्रुप वाले को अटैक कर देगा, क्योंकि उसकी बॉडी में बाहर से खून आया, ये लोग बोले अरे कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक कर देंगे, बेसिकली रेसिपिएंट वाला अटैक करेगा, जिससे क्या होगा ना, वो इंसान का डेथ भी हो सकता है, समझ में आया।
इसलिए ध्यान से समझ के ही डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाते हैं। फिर आप लोग सुने होंगे यूनिवर्सल डोनर एक तो ब्लड ग्रुप होता है, एक तो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर रिसीवर, ठीक है। तो बच्चों जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो हर किसी को दे सकता है, डोनर है। कैसे याद रखना, ये डोनर में ओ आता है ना, तो ये ब्लड ग्रुप ओ वाला है। तो यूनिवर्सल डोनर हर किसी को ब्लड कौन दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर रिसीवर या फिर एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, आप में से बहुत सारे बच्चों का जो देख रहे हैं वीडियो, उसका ए बी होगा, ए बी भी हो सकता है तो आप लोग ना हर किसी को दे सकते हो, सॉरी हर किसी से ले सकते हो, मैं दे क्यों बोली पता नहीं, ले सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और जो ओ है, जिसका ओ होगा, वो लोग हर किसी को दे सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो लोग कोई भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दे सकते हो। रिसीवर मतलब किसी से भी वो लोग ले सकते हैं। तो ए बी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब ये ब्लड ग्रुप ए, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए, अब जैसे कि मेरा ही ब्लड का बात हो रहा है, ठीक है, ऐसे ढक देती हूँ, चलो ढक देते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए, तो मेरे में एंटीजन क्या है, पक्का ए है, तभी तो ब्लड ग्रुप ए आया। एंटीबॉडी क्या है बच्चों, उसका ऑपोजिट बी। मैं ब्लड किसको दे सकती हूँ, कैन डोनेट ब्लड टू, मैं किसको दे सकती हूँ, सबसे पहले देखो मैं अपने जैसे वाले सामने वाले को दे सकती हूँ ना, जिसका सेम सेम होगा, ऑब्वियसली पहले मैच करते हैं ना, तो सेम सेम वाले को मैं दे सकती हूँ। तो मैं ए हूँ, तो मैं ए को दे सकती हूँ। फिर ए बी को भी दे सकती हूँ, क्योंकि जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, रिसिपिएंट है ना, वो किसी से भी खून ले सकता है, सबसे खून ले सकता है, इसीलिए मैं ए को और ए बी को दे सकती हूँ। क्लियर। एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और मैं ले किससे सकती हूँ, ऑब्वियसली मैच करने वाला जो मेरे से सेम है, जिसका ब्लड ग्रुप, मैं उससे खून ले सकती हूँ, तो मैं ए से ले सकती हूँ। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, तो मैं ओ वाले से भी दे सकती हूँ, क्योंकि ओ वाला तो सबको दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, है ना। वैसे हम लोग बी का बात करते हैं। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें पक्का एंटीजन बी पाया जाता होगा, एंटीबॉडी उसका उल्टा। अब आप किसको दे सकते हो, तो बच्चों आप अपने जैसे वाले को दे सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, तो आप लोग बोलोगे हाँ मेरा बी है, सेम है, तो आप लोग जाके दे सकते हो। और आप लोग किसको दे सकते हो, आप लोग ए बी को दे सकते हो, क्योंकि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, तो आपसे क्यों नहीं लेगा, है ना, सबसे ले सकता है तो आपसे भी ले लेगा। देन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, आप खून किससे ले सकते हो, कभी आपको दिक्कत आया, खून आपके बॉडी में चाहिए, तो आप लोग खोजोगे ना कि यार मेरा बी है, तो सामने वाला किसका बी है जो मुझे खून दे सकता है, तो आप लोग बी से ले सकते हो। और किससे ले सकते हो, ओ से ले सकते हो, क्योंकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको दे सकता है। समझ में आया। देन ए बी का बात करते हैं। ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें एंटीजन्स पक्का दोनों पाए जाते होंगे और एंटीबॉडी कुछ भी नहीं। तो आप जो हो, आप ब्लड दे सकते हो सिर्फ ए बी को। इसका ना डिटेल स्टडी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, है ये चीज़ें क्लास 10 में है, ठीक है। तो आप लोग किसको ब्लड दे सकते हो बच्चों, आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ए बी को, अपने जैसे वाले को, ए बी को आप लोग दे सकते हो। क्योंकि अगर किसी दूसरे को दोगे ना, तो वही एंटीबॉडी का ही लफड़ा रहेगा, एक दूसरे को अटैक करके काम खत्म हो जाएगा। मतलब आगे आगे पढ़ोगे, छोड़ो उसको, ठीक है, अभी इतना ध्यान मत देना। एंड यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, आप किससे ब्लड ले सकते हो, अब ए बी से तो ले सकते हो अपने जैसे वाले से, ओ से ले सकते हो, वो सबको दे सकता है। और किससे ले सकते हो आप लोग ए से ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप में एंटीजन ए पाया गया है, तो आप लोग ए वाले से लोगे, मेरे से लोगे, तो एंटीजन ए उसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बी से ले सकते हो, क्योंकि आप में एंटीजन बी भी है, और आप लोग बी से लोगे तो उसमें भी एंटीजन बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। और लास्ट जो है दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाले में बिल्कुल भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ना ए ना बी, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, दोनों। तो आप किसको किसको ब्लड दे सकते हो, आप दे सकते हो ब्लड, सबसे पहले तो आप अपने जैसे वाले को दे सकते हो, ए बी को दे सकते हो, क्योंकि जो ए बी है वो सबसे ले सकता है, तो आपसे क्यों नहीं लेगा, है ना। देन आप ए को भी दे सकते हो, आप बी को भी दे सकते हो, आप ब्लड ग्रुप आप ए को भी दे सकते हो। फिर यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो किससे ब्लड ले सकता है, वो सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है बच्चों, ठीक है, वो सिर्फ ओ से ले सकता है। क्योंकि इसका रीज़न हायर क्लासेस में है, क्योंकि अगर वो कोई दूसरा से लेगा ना, तो वही क्लम्जिंग हो जाएगा, फैटल हो सकता है, कंडीशन मर भी सकता है, बहुत सारा है, वो आगे हायर क्लासेस में, इसलिए ना मैं वो चीज़ को नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब बच्चों
एक होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या है? अब देखो आर एच फैक्टर लाइक ये जो आर एच करके होता है ना, ये आर एच फैक्टर जो दिया है एक्चुअली ये भी एक प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे कि एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये लोग प्रोटीन है ना, तो आर एच फैक्टर भी ना एक अलग टाइप का एंटीजन है, ये प्रोटीन है, ठीक है, एक टाइप का एंटीजन है ये। और ये भी हमारे खून में पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है सबके खून में पाया जाए, लाइक ए और बी के एंटीजन्स, ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि सब में ही ए पाया जाएगा। ज़रूरी है क्या? नहीं। जिसमें ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसमें दोनों पाया जाएगा ए बी, किसी किसी में दोनों भी पाया जाता है तो उसका ए बी, और किसी किसी में तो दिखता ही नहीं है ना ए ना बी, तो उसका ओ रहता है। तो वैसे ही बच्चों ये एक तो एंटीजन है आर एच फैक्टर करके, ठीक है। ये जो एंटीजन है ना, ये भी एक टाइप का वही प्रोटीन ही है। ये भी हमारे खून में या तो रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या तो रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके बॉडी में रहे, सबके खून में रहे। जिसमें रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैं आगे बताऊंगी, और जिसमें नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे बताऊंगी। तो बच्चों ये जो प्रोटीन है ये ना सबसे पहले ना एंटीजन ए एंटीजन बी इसके बारे में पता किया गया, तो उसी हिसाब से ब्लड ग्रुप ए बी ऐसे करके कैटेगराइज कर दिए। बाद में एक साइंटिस्ट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है, जो इसका खोज किया था वो ना रिसस मंकी के ऊपर में ना उनका उनका ब्लड वो कलेक्ट करके उसको स्टडी कर रहे थे, ठीक है। रिसस मंकी एक होता है ना लाल मुंह वाला बंदर, वो घूमता रहता है, घर तरफ भी आता है। आप लोग यहाँ पर चलो मैं फोटो शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग पहचान जाओगे रिसस मंकी। तो वो उनका ब्लड वो देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उनके ब्लड में उन उसको ना इस टाइप का प्रोटीन मिला। मतलब वो बहुत सारे बंदर लोगों का ब्लड कलेक्ट किया, यही बंदर लोगों का, अलग अलग बंदर लोगों का, वो इसी कैटेगरी के, वो क्या किया रिसस मंकी लोगों का ब्लड कलेक्ट किया। ब्लड कलेक्ट किया, बहुत जन का देखा, किसी में मतलब वो देखा एक इस टाइप का प्रोटीन पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है। समझ में आया? किसी में ये प्रोटीन पाया जा रहा था, किसी में नहीं पाया जा रहा था। और ये प्रोटीन का नाम वो क्या दे दिया? वो दे दिया आर एच फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन वही रिसस मंकी के ऊपर ही सबसे पहले उसी के खून में पाया गया था, है ना। इसीलिए इस प्रोटीन का नाम जो है वो दे दिए आर एच फैक्टर। दैट मीन्स रिसस फैक्टर, आर एच फैक्टर। यहाँ से आर एच को ले लिए हैं और ये फैक्टर करके नाम आ गया है। सबसे पहली बार ये रिसस मंकी पे डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसका नाम आर एच फैक्टर दे दिया गया। तो वो क्या किए, सबसे पहले तो उनका खून कलेक्ट किए। सबसे पहले जब वो खून कलेक्ट किए, जैसे कि सपोज एक मंकी का खून लिए, वो खून में देखे एक्स्ट्रा प्रोटीन पाया जा रहा है, मतलब ए बी ऐसे तो ब्लड ग्रुप था ही था जैसा भी रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा एक प्रोटीन पाया गया। तो वो बोले ये प्रोटीन क्या है ना, ये खून में ये नया चीज़ क्या है। तो ना वो क्या किए, बहुत सारे मंकी लोगों का खून कलेक्ट किए, जैसे कि सपोज 4 मंकी का खून कलेक्ट किए। सपोज किसी में पाया गया और किसी में नहीं पाया गया। समझ में आया? तो जिसमें पाया गया, जिसमें वो प्रोटीन या आर एच फैक्टर पाया गया, उसको हम लोग बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। समझ में आया? अगर वो प्रोटीन पाया गया है तो वो सामने वाला का ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। सपोज ये बंदर का ब्लड ग्रुप ए है और इसमें वो प्रोटीन पाया गया, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। जैसे कि मेरा ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरा जो ए है एंटीजन ए है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, और मेरे में ये आर एच फैक्टर है, इसीलिए मेरा ब्लड पॉजिटिव में है, ए पॉजिटिव है। समझ में आया? और वो जो 2 बंदर जिनमें उनको नहीं मिला, अब बच्चों मैं अपने मन से बोल रही हूँ 2 बंदर, वो बहुत सारे बंदर लोगों का कलेक्ट किए होंगे, है ना, रिसस मंकी का, और जिनमें उनको नहीं मिला उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूंगी किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब पता है क्या है बी नेगेटिव मतलब? अब बी का मतलब है पक्का उसके ब्लड में जो एंटीजन है वो है बी। और नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव बताता है एब्सेंस ऑफ आर एच फैक्टर, कि उसमें आर एच फैक्टर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? तो अभी आर एच पॉजिटिव का मतलब वो लोग जिनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो 85% लोग का ब्लड पॉजिटिव होता है, इसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। और 15% जो लोग हैं उनका ब्लड नेगेटिव में आता है, क्योंकि उनमें वो आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी हूँ, मैं वही चीज़ लिखी हूँ, आर एच फैक्टर ये रिसस मंकी में पाया गया था। 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये फैक्टर, ये प्रोटीन जिसमें पाया जाता है उस पर्सन का हम लोग बोलेंगे जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव आ गया मतलब ये एक्स्ट्रा जो है ना ये आर एच फैक्टर, ये प्रोटीन वो प्रेजेंट है। नेगेटिव का मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा बुक से बता देती हूँ, मैं लिखी नहीं हूँ।
ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि अगर हम लोग RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं RH माइनस मतलब नेगेटिव पर्सन में, वही पेपर में बता देती हूँ। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, मेरा खून मैं किसी को दी जो कि नेगेटिव वाला है, जो कि नेगेटिव वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर RH पॉजिटिव ब्लड वाला ब्लड हम लोग किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जिसके खून में ये RH फैक्टर नहीं है, मतलब अगर नेगेटिव वाले को देते हैं, पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले में डाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वही है, द रेसिपिएंट फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH फैक्टर। मतलब अब मेरा खून सपोज इसके बॉडी में चला गया, ठीक है, तो मेरे बॉडी में RH फैक्टर है, मतलब मेरे खून में RH फैक्टर है बोल के तो मेरा पॉजिटिव था ना, अब वो इसके खून में चला गया, अब इसका खून में तो भाई वो है नहीं, तो इसका खून क्या करेगा ना, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, इसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनाएगा। किसके अगेंस्ट में? मेरा जो प्रोटीन RH फैक्टर, मेरा जो खून में RH फैक्टर था वो उसके खून में चला गया, उसका खून बोलेगा अरे ये क्या आ गया, ये तो कुछ अलग सा चीज़ है, क्योंकि उसके पास तो है नहीं, इसीलिए तो वो नेगेटिव कहलाता है। वो बोलेगा ये क्या आ गया, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी ही बनती है, तो ये एक टाइप का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रहा है। क्या बन रहा है? एंटीबॉडी बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कोई पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली बार अगर आप किसी को इस टाइप से अगर बाई चांस खून दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एंटीबॉडी बनेगा ना उसके बॉडी में, वो थोड़ा टाइम के लिए रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूज़न फिर से होता है, दूसरी बार अगर फिर से होता है, ये चीज़ ट्रांसफ्यूज़ होता है ब्लड, तो पता है क्या होगा, मतलब वो भी आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, अगर कम टाइम के अंदर फिर से आप लोग ऐसी ब्लड ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, तब तो रेसिपिएंट्स एंटीबॉडीज विल अटैक द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड एंड कॉज प्रॉब्लम। मतलब उस अगर सेकेंड टाइम आप लोग जल्दी से ही किसी में ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा देते हो, तो ये जो एंटीबॉडी बनेगा फिर से बनेगा, वो क्या करेगा, अब आपके बॉडी में जो सामने वाला का खून आया था ना, वो फैक्टर को वो डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा, मतलब वो किसी ना किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा, जिससे भाई आपके बॉडी में सोचो ये सब चीज़ें हो रही है तो बहुत दिक्कत आ सकती है। समझ में आया? इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं यार कोई दिक्कत ना हो, कोई मरे नहीं बेमतलब का, इसीलिए वो लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो वो दोनों का ब्लड मैच करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी मैच करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी मैच करते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप A B ये सब तो मैच करते ही हैं, लेकिन RH फैक्टर भी मैच करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स एज वेल एज उनका RH फैक्टर भी मैच करते हैं, ताकि उनको दिक्कत ना हो। चलो एक बार डॉक्टर करके आपको भेज दिया, फिर आप लोगों का कोई दिक्कत हो गया, आप लोग के दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उसको पता नहीं है, वो वापस करवा दिया, तो आप लोग मर भी सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पर ये एक टेबल दिया है, अगर ये टेबल आपकी बुक में नहीं दिया है भाई तो आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि A पॉजिटिव, ये मेरा ब्लड, ठीक है, A पॉजिटिव, मैं किसको ब्लड दे सकती हूँ, मैं पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकती हूँ, जैसे कि मैं A पॉजिटिव को दूंगी और AB पॉजिटिव वाले को दूंगी, ठीक है। एंड कैन गेट ब्लड फ्रॉम, और मैं किससे ले सकती हूँ, मैं पॉजिटिव से ले सकती हूँ, नेगेटिव से ले सकती हूँ, ए नेगेटिव से, मतलब मैं ए से ले सकती हूँ और ओ से ले सकती हूँ, ठीक है। और ए के दोनों कैटेगरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकती हूँ, और पॉजिटिव नेगेटिव ओ वाले से ले सकती हूँ। पॉजिटिव से लूँगी कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से लेने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले में तो है ही नहीं ना वो एंटीजन, वो RH फैक्टर है ही नहीं, तो क्या मतलब है, कोई टेंशन नहीं है लेने में। समझ में आया? ओ पॉजिटिव किससे ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, कैन गिव ब्लड टू, अपने जैसे ओ पॉजिटिव को सबको दे सकता है ना, वो ए पॉजिटिव को पॉजिटिव को पॉजिटिव को, मतलब पॉजिटिव वाले देखोगे ना तो वो लोग सिर्फ पॉजिटिव 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 वाले को दे सकते हैं तो ही सही रहेगा। समझ में आया? ऐसे याद रखना, जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो लोग जिस भी ब्लड ग्रुप को देंगे, जिनको उनको देना है देंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले को ही देंगे। क्लियर? समझ में आया? और रिसीव किससे कर सकता है, ओ वाला अपने जैसा ओ से ही रिसीव कर सकता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव से, और नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। अब जैसे अगर मैं नेगेटिव का बात की, इसको छोड़ी हूँ, नेगेटिव का बात की, ए नेगेटिव, अगर किसी का ए नेगेटिव है तो वो किसको ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव अपने जैसे ए नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है। एंड कैन गेट ब्लड फ्रॉम, और ब्लड उसको किससे मिल सकता है, ए नेगेटिव अपने जैसे से और ओ नेगेटिव से। तो बच्चों एक्चुअली ना ये जो टेबल दिया है इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा,
और बेसिकली रीजंस इसमें नहीं दिए हैं, पहले डिटेल स्टडी नहीं दिया है क्लास 8 के हिसाब से, वरना ना इसके अंदर बहुत सारा लाइक इसके डिटेल्ड हम लोग अंदर में जा सकते हैं, डीपली हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि रीज़न शायद आपके कोर्स में नहीं है, इस बुक में तो नहीं दिया है, और मेरे हिसाब से क्लास 8 के लिए वो चीज़ कोर्स में नहीं है, वरना हम लोग पढ़ते कि प्लस वाला नेगेटिव से कैसे ले लिया या उसको कैसे दे दिया। ठीक है, अगर होगा तो मुझे बताइएगा, समझ में आया ना, क्योंकि नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ओके, अभी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ये नया टॉपिक है। अब जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, हम लोग का हार्ट होता है, ब्लड घूमता रहता है बॉडी में, किसमें, नस में, वेजल्स में घूमता रहता है, वैसे एक अलग सा सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ना खून नहीं जाता है, लिम्फ जाता है। मतलब जैसे कि आर्टरीज में यहाँ पर जो वेन्स आपको दिखता है, वो वेन्स में खून ट्रैवल करता है ना, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में जो नस होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेजल्स, उसमें खून नहीं जाता है, उसमें लिम्फ जाता है, ब्लड की जगह में लिम्फ जाता है। लिम्फ एक टाइप का लिक्विड होता है, या तो कलरलेस हो सकता है या फिर पेल येलो कलर का वो हो सकता है, लाइट येलो, स्लाइटली येलो कलर का। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होता है जिसमें नसों में लिम्फेटिक वेजल्स, मतलब नस में अलग नस होता है वो, उसमें बच्चों लिम्फ ट्रांसफ़र होता है। लिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है, बट बेसिकली इन्फेक्शन फाइटिंग WBCs, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। लिम्फ एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लड सेल क्या है, ऐसे सेल होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। समझ में आया। लिम्फ में और क्या क्या होता है बच्चों, लिम्फ में ना ये जो लिक्विड होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, अलग अलग मिनरल्स पाया जाता है, सॉल्ट, ग्लूकोज, पानी, WBC हो तो आपको मैं बता चुकी हूँ, है ना। पर इसमें RBC नहीं पाया जाता होगा, RBC पाया जाता ना तो होमोग्लोबिन भी रहता और ये रेड कलर का होता, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है। तो अच्छी बात है ना, रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाएगा, वो अपने खून में पाया जाता है। लिम्फ में रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है। समझ में आया। लिम्फ का कलर होता है या तो ट्रांसपेरेंट, या तो आपकी बुक में ऐसा लिखा रहेगा इट इज़ क्लियर लिक्विड, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है, या फिर कहीं पर लिखा होगा स्लाइटली येलो, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बुक में लिखा था नो कलर, कहीं कहीं पर लिखा है स्लाइटली येलो कलर का ये रहता है। ठीक है, और ये जो लिम्फ होता है ये मूव करता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होगा ना, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब दो चीज़ होता है। देखो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पर है, यहाँ पर है। लिम्फेटिक सिस्टम में दो चीज़ होता है, एक होता है लिम्फ वेजल, वो नस जैसा रहता है, छोटे 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 वेन्स जैसे दिखते हैं लोग, और एक होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है बता दूंगी। तो हम लोगों का जो लिम्फ होता है लिक्विड वो इसी से ही फ्लो करता है, लिम्फ वेजल से फ्लो करता रहता है, लिम्फ नोड से फ्लो करता रहता है। ठीक है, अब ये जो लिम्फ है ये लिक्विड ये कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों इस सेल लोग के बीच में, टिश्यू लोग के बीच में ये लिक्विड पाया जाता है। समझ में आया। सेल, बहुत सारे सेल होते हैं ना, सेल लोग के बीच में जो जगह होता है ना वहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिक्विड, ये लिम्फ ये पाया जाता है। क्लियर। ओके, अब लिम्फेटिक वेजल्स क्या होता है। लिम्फेटिक वेजल्स नस जैसा है ये। लिम्फेटिक वेजल्स क्या है बच्चों, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, ट्यूब जैसा नेटवर्क होता है, या फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, एकदम पतले 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 होते हैं, जो कि पूरा हम लोग के बॉडी में फैले हुए रहते हैं। ठीक है, छोटे 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 इन द सेंस एकदम पतले पतले से, मतलब लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब जैसा रहता है। मैं बुक में दिखाऊं, बुक में तो ढंग से दिख नहीं रहा है, आप लोगों के साथ मैं फोटो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, आप लोग देखो लिम्फेटिक वेजल्स। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज क्या होता है आप लोगों को पता है ना, पतले पतले एकदम फाइन ब्लड वेजल्स होते हैं, कैपिलरीज है कि नहीं। तो ये लोग भी ना उसी टाइप से बच्चों एकदम मतलब पतले पतले ऐसे नस जैसे रहते हैं, बहुत पतले पतले ट्यूब जैसे रहते हैं ये लोग। समझ में आया। और ये लोग जो होते हैं हमारे बॉडी में पूरे प्रेजेंट होते हैं, और इनसे क्या फ्लो करके जाता है, इनसे फ्लो करके जाता है लिम्फ। और लिम्फ क्या करता है ना, लिम्फ जो होता है वो इससे फ्लो करके जाता है। और ये लोग क्या करते हैं ना, लिम्फ जो कि एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, लिम्फ क्या होता है एक्स्ट्रा लिक्विड ही है, एक्सेस फ्लूइड ही है, जो कि टिश्यू लोगों के बीच में, सेल लोगों के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या करता है वेजल, उसको टिश्यू से थोड़ा दूर, क्योंकि टिश्यू क्या करता है ना, अपना एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर निकाल देता है अपने से, कचड़ा है। ठीक है, कचड़ा है, लिम्फ बोलोगे तो एक टाइप का, सपोज वो कचड़ा बाहर निकला है। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेजल क्या करता है, वो कचड़ा को टिश्यू से दूर लेके जाता है और छोड़ के आता है, मतलब टिश्यू के साइड वाला एरिया को साफ करवाता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स
एक्सेस फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम सेल, सेल और टिश्यू से जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम उसको निकाल देता है बॉडी से और उसको जाके खून के साथ मिला देता है। फिर खून को बोलता है कि ठीक है, मतलब खून आगे जाके जो साफ होगा उस चक्कर में लिम्फेटिक सिस्टम दिखता है कि अरे खून तो साफ होगा, एंड यहाँ पर एकदम कचड़ा कचड़ा आ रहा है। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम दिखता है कि जो खून है, जो ब्लड है हम लोगों का, वो तो चलो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो भी साफ होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम सोचता है मैं भी एक काम करता हूँ, लगे हाथ, मैं भी जो जो कचरा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं भी खून को दे देता हूँ, ताकि अपने साथ साथ खून मेरा भी कचरा को साफ कर दे। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, वो देखता है सेल के चारों तरफ, टिश्यू के चारों तरफ में जो लिक्विड होता है, जो लिम्फ होता है, उसको वो पकड़ के लेता है टिश्यू से दूर और जाके ब्लड में उसको डाल देता है। क्लियर? ओके। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं बच्चों? लिम्फ नोड्स होते हैं एकदम छोटे छोटे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे गोल 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 टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे आर्मपिट में, अंडर आर्म्स में, हम लोग के नेक एरिया में, हम लोग के बेली वाले एरिया में, मतलब एब्डोमेन में, बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं ये लोग। और ये लोग दिखते कैसे हैं? छोटे छोटे ये लोग बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमको इन्फेक्शन से बचाता है, उसके ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इनका काम पता है क्या होता है? देखो, जैसे कि लिम्फ ट्रैवल कर रहा है, नहीं दिख रहा है? जैसे कि सपोज वो लिक्विड लिम्फ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अपना वो नस से, लिम्फेटिक वेजल से वो लिम्फ ट्रैवल कर रहा है, तो बीच में से नोड्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं। तो जब लिम्फ नोड से लिम्फ क्रॉस करता है तो ये क्या करता है? लिम्फ नोड वो कचरा को फिल्टर कर देता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये लोग फिल्टर करते हैं सब्सटेंसेस दैट ट्रैवल थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड। मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड मतलब वही वो लिम्फ का बात हो रहा है, उसमें से वो कचरा को ये साफ करता है। इसलिए लिखा है कि ये लोग फिल्टर कर देते हैं क्या? सब्सटेंसेस को दैट ट्रैवल थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फ नोड्स ऐसे सेल से बने हुए रहते हैं जो कि फाइट करते हैं इन्फेक्शन। सो लिम्फ नोड्स आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट हेल्प फाइट इन्फेक्शंस। लिम्फ नोड जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं? बेसिकली कचरा को साफ करते हैं। क्यों साफ कर पाते हैं? बिकॉज ये लोग जो सेल से बने हुए रहते हैं, वो सेल क्या होता है? वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। क्लियर? तो लिम्फेटिक सिस्टम में दो चीज़ हमेशा आएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में एक चीज़ आता है, पहला है लिम्फ वेजल, जो मैं आपको बताई, पतला पतला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वेन्स जैसा दिखता है, जिसके अंदर से लिम्फ पास होता है। और दूसरा होता है लिम्फ नोड्स, वो गोल गोल सा स्मॉल बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स। उससे भी लिम्फ पास होता है। जब उससे लिम्फ पास होता है तो वो क्या करता है? उसका जितना भी कचरा है या जो भी उसका सामान को फिल्टर करना है, सब्सटेंसेस को, वो फिल्टर कर देता है। अभी लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि वेयर आर लिम्फ नोड्स लोकेटेड इन आवर बॉडी। तो ये लोग नेक एरिया में लोकेटेड है, ये लोग नेक में है, हमारे गले में प्रेजेंट है, आर्मपिट में मतलब अंडर आर्म्स में प्रेजेंट है, चेस्ट एरिया में, बेली में, ग्रॉइंस मतलब प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं ना, उस तरफ भी ये लोग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आया फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का क्या काम है? तो बच्चों लिम्फ का बहुत काम है। ये जो लिक्विड होता है ना, इसका बहुत सारा काम होता है। जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, डिफेंस में मदद करता है, ड्रेनेज में मदद करता है। कैसे? एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में बोला है दे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू द बॉडी सेल। हम लोग का जो बॉडी सेल होता है ना, तो लिम्फ क्या करता है ना, ये क्या करता है? लिम्फ न्यूट्रिएंट्स भी कभी कभी दे के आ जाता है हमारे सेल को, क्योंकि ये तो सेल की तरफ से क्रॉस करता है ना। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सब भी हमारे बॉडी के सेल्स को दे के आता है। ठीक है, दे रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यू। और इसके साथ साथ एक्सेस जो फ्लूइड होता है ना, आप लोगों को बताई थी ना, टिश्यू अपने चारों तरफ अपने से एक्सेस फ्लूइड को निकाल देता है। तो लिम्फ लोग क्या करते हैं? वो सब एक्सेस फ्लूइड को भी वो लोग निकाल देते हैं। सो दे रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, और ये जो लिम्फ होता है, ये लोग के अंदर में ना लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़ भी रहते हैं, क्योंकि जब ये लोग नोड से ट्रैवल करते हैं तो नोड्स इनको क्या करता है? वो लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडीज़ दे देता है, वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडी सब दे देता है। तो ये लोग कैरी करते हैं, लिम्फ जब क्रॉस करता है तो उनके साथ में एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट, वो सब भी ट्रैवल करता है। और वो सब उनको कौन देता है? वो सब उनको देता है लिम्फ नोड्स। कौन देता है? लिम्फ नोड्स उनको देता है। नेक्स्ट जो है, कहाँ गया? ओके, और इनका जो काम है वो है दे एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड। सोचो, जो फैट्स होते हैं,
आपको पता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का डाइजेशन होता है, आगे का प्रोसेस। तो ये लोग क्या करते हैं, लिम्फ, वो तो हर जगह घूमता रहता है लिम्फ, है कि नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं ब्लड के पास, क्योंकि ब्लड जब खींचता है ना न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स में जो फैट्स जब आता है ब्लड के पास में, क्योंकि डायरेक्ट फैट्स नहीं आता, फैट्स में डाइजेशन होता है, फैट्स में डाइजेशन होता है, वो अलग अलग टाइप्स में वो कन्वर्ट होता है फैट्स, ठीक है। तो उसको खींच लेता है कौन, लिम्फ, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको खींच लेता है और उसको जाके खून को दे देता है, ठीक है। अब ये लोग डिफेंस का काम भी करते हैं बच्चों। डिफेंस का मतलब होता है बचाना। तो ये लोग हम लोग के बॉडी को ना बीमारी से बचाते हैं, बीमारी कॉज करने वाले जो इन्वेडर्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया या जो भी होते हैं ना, उनसे हम लोग को बचाते हैं। मतलब कुछ हद तक हम लोग को बीमारी से दूर रखने में ये लोग हेल्प करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लिम्फ लोग, ये लोग देखते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में घुसा, फट से उसको पकड़ लेंगे ये लोग, पकड़ के ये लोग फट से ले जाएंगे लिम्फ नोड के पास। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड के पास वो सेल होते हैं जो कि सबको खा सकते हैं, लाइक WBC होते हैं। समझ में आया? WBC देखते हैं कि अच्छा बाहर से आए हैं तो उनको खा के खत्म कर देता है। क्लियर? देन ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब आपको पता है ना, एक्स्ट्रा कहीं पर जाके फेंक देना। तो ये लोग क्या करते हैं, लिम्फ लोग, ये लोग ड्रेन करते हैं एक्सेस लिक्विड फ्लूइड अवे, सॉरी, ये लोग ड्रेन करते हैं जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो फ्लूइड होता है ना टिश्यू का, टिश्यू अपने बाहर बाहर निकाल देता है एक्स्ट्रा फ्लूइड को, एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है। तो लिम्फ क्या करता है, वो एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूइड को खींच देता है। एक्चुअली वो जो एक्सेस फ्लूइड होता है ना, उसको भी अपन लिम्फ बोल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो और पानी वानी कचरा जो टिश्यू निकालता है, लिम्फ क्या करता है, उसको पकड़ के लेके आता है और जाके खून को दे देता है। फिर खून को जो करना है आगे खून अपना करेगा। लेकिन लिम्फ का ये भी काम है कि ये एक्सेस जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है टिश्यू विशू के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ, उसको वो वहाँ से खींच के जाके किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। क्लियर? तो बच्चों आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया खत्म। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, देखो बच्चों 3 पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं, तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों पार्ट, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को ना, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कि हमारे खून में वो राइट ऑरिकल से फिर वो वेंट्रिकल में जाता है, जो भी मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को, वो तो बच्चों इतना ईजी है ना, मैं आपको सच बोल रही हूँ, आपको लगता होगा मैं ऐसे बोल रही हूँ ईजी है, पर एक्चुअल में वो बहुत ईजी है। समझ में आया? बस आपको क्या है ना, ध्यान से समझना है। तो मैं इसीलिए वीडियो इस तरीके से बनाई हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। आप लोग 2 से 3 बार उसको ध्यान से देखोगे ना, और बार बार उसको रिपीट करके लाइक सुनते रहोगे, हेडफोन लगा के अगर आप उसको ना सुनते रहोगे ना वो चीज़ों को समझने के बाद, तो मैं श्योर हूँ, जैसे कि बाई चांस आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो लेकिन हेडफोन लगा के सुन रहे हो, तो आपको ना मैं जिस टाइप से डायग्राम बना के समझाई हूँ ना, वो आपके दिमाग में बनता रहेगा। मैं श्योर हूँ बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है। हाँ, एक बार समझने में टाइम लगेगा, एक बार ध्यान दोगे समझोगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तीनों पार्ट आप लोग अच्छे से देखना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हूँ आई होप आप लोग नोट डाउन करते गए होंगे, तो आगे चलकर एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा काम आएगा। और बच्चों वन मोर थिंग वापस से मैं आपको बता रही हूँ अबाउट मैथ्स मास्टरी। मैथ्स मास्टरी बच्चों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए। जो जो बच्चे लिए हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे लिए, वो सब ही मुझसे अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। हर दिन बच्चे लोगों का डाउट्स आता है मेरे पास मैथ्स का, मैं उसको क्लियर करते जाती हूँ। और ये चीज़ आप लोग सोचते होगे ना कि कहाँ क्लियर हो रहा है, तो बच्चों हम लोग एक फेसबुक का ग्रुप बनाए हैं जिसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स अलाउड है जो कि इस कोर्स को परचेज किए हैं, वहीं पर मैं उनका मैथ्स का डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी लाइक कुछ डाउट्स हो मैथ्स का, तो आप लोग भी क्लियर करवाना चाहते हो, या फिर उसके लिए आप लोग को मैथ्स मास्टरी कोर्स परचेज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी और टाइम वेस्ट मत करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैथ्स मास्टरी का, आप लोग जाओ देखो समझो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मैथ्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग अभी जाके बच्चों एनरोल करो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि उनके बच्चे भी लाइक आपके फ्रेंड्स भी, कोई अंकल आंटी तक पहुँचाते हो उनके बच्चों को भी लाइक समझ में आए चीज़ें, उनको भी अच्छा, लाइक उनके लिए भी अच्छा रहे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कमेंट्स में बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि वो ट्यूशन नहीं लेते हैं, कहीं कहीं पर तो इतना चार्ज कर रहे थे ट्यूशन का कि वो बच्चे छोड़ दिए, अब मेरा चैनल आके मिस यहाँ आके वो लोग वही चैप्टर्स को पढ़ते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। तो वही है बच्चों, आप लोग भी लाइक हेल्प करो,
इस चैनल को आगे बढ़ने में बच्चों, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही ये चैनल जो है वो आगे बढ़ेगा। और बहुत जल्दी बच्चों हम लोग 50,000 टच करने वाले हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा बच्चों अगर आप लोग मदद करोगे, अगर आप लोग इस वीडियो को और बाकी जो भी वीडियोस आप लोग देखते हो मेरे चैनल का, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे। सो आई होप आप लोग मदद करोगे मुझे जल्दी से टू रीच 50K। देन देखते हैं उसमें हम लोग कुछ करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।